हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी ओपन में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग का पेपर होने वाला है जल्दी। तो विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक वीडियो अभी लग चुका है, कल जो लगाया था। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर 3 वीडियो हैं। ये पहला पार्ट है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये दूसरा, तीसरा, ये सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जॉन गैल्सवर्थी के ऊपर 2 वीडियो हैं, इसके भी लिंक हैं। और जॉन मिल्टन के ऊपर भी 2 वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। जो जिस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं उसमें टाइम बहुत खर्च होता है, तो वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनका बर्थ, ये कब, इनका जन्म कब हुआ है? तो 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ है और 23 अप्रैल को इनका देहांत हुआ है। तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी। जन्म कब हुआ है? 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1564, ठीक। और इनकी डेथ कब हुई है, देहांत कब हुआ है? 23 अप्रैल 1616। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि हज़ारों बार इसको लोग पढ़ चुके हैं। पिछली बार जब एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था तो भी लोगों ने पढ़ा था, तो आप विद्यार्थियों को याद होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल बिल्कुल सही है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। अच्छा, यहाँ पे कई बार ऑन लिखा होता है, पर मेरी सलाह है कि ऑन आप लोग मत टिक लगाइएगा, अपॉन ही लगाइएगा। क्योंकि ज़्यादातर जगह ज़्यादातर जो वैसा सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, विश्वसनीय, वहाँ पे अपॉन ही लगा हुआ है। तो आप लोग अपॉन ही लगाना, ठीक है। ऑन वाले पे मत लगाना, अपॉन ही लगाना। तो इनका जहाँ पे जन्म हुआ था वो उस जगह उस शहर का क्या नाम था? स्ट्रेटफोर्ड। और जो इनका जो कस्बा था उसका क्या नाम था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और एवन एक रिवर थी, नदी थी, जिससे किनारे स्ट्रेटफोर्ड शहर बसा हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? वारविकशायर, इंग्लैंड। वारविकशायर, इंग्लैंड। ये भी क्वेश्चन में पूछते रहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और मतलब कौन सा शहर था, कौन सा मोहल्ला था। तो वारविकशायर आप लोग याद कर लें, स्ट्रैटफोर्ड, इंग्लैंड, ठीक है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। और विलियम शेक्सपियर महोदय को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहते हैं, राजकवि या राष्ट्र कवि कह के पुकारा जाता है। क्योंकि इन्होंने, इनका जो कार्य है सबसे सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, सबसे अच्छा इन्होंने साहित्य का योगदान दिया है। एंड द बार्ड ऑफ एवन कह के भी इनको पुकारा जाता है। जॉन शेक्सपियर, इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर। तो एक बात थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। और इनकी जो माँ थी उनका क्या नाम था? मैरी शेक्सपियर। मैरी शेक्सपियर इनकी माँ का नाम था। शेक्सपियर वाज पार्ट टाइम ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस। और जो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने थिएटर कंपनी बनाई थी। यहाँ पे थिएटर की बात हो रही है, जो नाटकों का मंचन करती है स्टेज पर। तो इन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाई थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसे किंग्स मैन कह के भी पुकारते थे, ठीक है। हिज टू नरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज। और जब ये सवाल पूछेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी नरेटिव पोएम लिखी है, तो आप लोग को क्या जवाब देना है? वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज। 2 इन्होंने पोएम्स लिखी है जो कि नैरेटिव फॉर्म में है, यानी कि उसमें एक कहानी सुनाई गई है, ठीक है। और ये जो दोनों ही पोएम्स है किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी जो जो इनकी दो नैरेटिव पोएम है, ये किसको समर्पित है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। दूसरा जो क्या कहते हैं, जो फैक्ट्स है, जो आ सकता है क्वेश्चन के आपके पेपर में आ सकता है कि व्हेन वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड, इनकी जो लॉन्ग पोएम थी ये कब पब्लिश हुई है? तो वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड इन 1593। ये आप लोग याद कर लें, 1593 में पब्लिश हुई है। इट इज़ शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। और जब ये सवाल पूछेंगे कि पहली बार कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी, तो वीनस एंड एडोनिस प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जब पूछेंगे कि पहली कौन सा पब्लिकेशन कौन सा है, पहली रचना कौन सी पब्लिश हुई है, तो वीनस एंड एडोनिस थी। जब पूछेंगे शेक्सपियर फर्स्ट वर्क, फर्स्ट प्ले, शेक्सपियर का पहला कार्य कौन सा था, पहला नाटक कौन सा था, तो हेनरी सिक्स्थ, ठीक है। हेनरी सिक्स आपको बताना है। ये पहला इनका प्ले था जो उन्होंने लिखा था, पहला प्ले चाहे कह लें या
फर्स्ट वर्क कह लें, पहला कार्य कह सकते हैं या पहला नाटक कह सकते हैं। ठीक है। अब हेनरी रिड्सली थर्ड थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उनका क्या नाम था? हेनरी हेनरी रिड्सली नाम था, लेकिन इस नाम का इस्तेमाल बहुत कम जगह हुआ है। ज़्यादातर जगह इनको जो संबोधित किया गया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कहकर संबोधित किया गया है। जिस तरह मंत्री मिनिस्टर का कोई पद होता है, महत्वपूर्ण पद होता है, उस तरह ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का पद वहाँ पे ब्रिटेन में उस समय होता था। तो इस पद पे हेनरी रिड्सली थे, मतलब उनको ये पद दिया गया था। और ये जो थे ये विलियम शेक्सपियर के संरक्षक भी थे। वाज द प्रोटेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर हु इज़ फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड एज द फेयर यूथ ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स। ठीक है। और जो ये भी माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर उनसे प्यार करते थे, दोनों के बीच में प्यार वाला संबंध था, प्यार वाला रिश्ता था, दोनों ही बहुत ही नज़दीक थे। तो फेयर यूथ कह के विलियम शेक्सपियर ने जो संबोधित किया है वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को संबोधित किया है, ऐसा लोगों का मानना है। पर इसका बहुत ही कहीं लिखित प्रमाण मिलता नहीं है। लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया है उसके हिसाब से जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उससे विलियम शेक्सपियर प्यार करते थे और उसको उन्होंने फेयर यूथ कह के संबोधित किया है। और जो फेयर यूथ है इनके ऊपर सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 26 तक जो सोनेट्स डेडिकेट की गई हैं वो फेयर यूथ को समर्पित की गई हैं। और सोनेट नंबर 127 से लेकर 154 तक जो सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं, यानी कि समर्पित हैं। तो विलियम शेक्सपियर दो लोगों से प्यार करते थे, एक मतलब जेंट्स था और एक लेडीज़ थी। जो लेडीज़ थी उसका क्या नाम था? डार्क लेडी कह के उन्होंने उसको संबोधित किया है, पर खुल के कभी भी बताया नहीं है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो इतने राइटर लोग होते हैं हर चीज़ को रहस्य बना के रख देते हैं, ये इनका खास स्टाइल होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एनी हाथवे। तो 18 साल के ये थे विलियम शेक्सपियर, तो इनको किससे प्यार हो गया था? एनी हाथवे से, जो कि 26 साल की थी, यानी कि इनसे 8 साल बड़ी थी, और दोनों ने शादी कर ली थी और इनके 3 बच्चे थे। ठीक है। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कितने बच्चे थे तो 3 चिल्ड्रन आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे कोई मतलब खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं बाई चांस कहीं कोई लगा दे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब किसी राइटर के कितने बच्चे हैं इससे कोई खास मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसके वर्क से आएगा, उसने क्या काम किया है, उसने कितना साहित्य में योगदान दिया है, यही उसका महत्वपूर्ण काम देखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स को देखते हैं। प्ले रिट रॉबर्ट ग्रीन इन हिट्स ग्रोड्सवर्थ ऑफ विट। रॉबर्ट ग्रीन जो थे ये भी नाटककार थे और ये विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे, यानी कि जिस एज में विलियम शेक्सपियर थे उस एज में रॉबर्ट ग्रीन थे और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। लेकिन जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। तो रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर संबोधित किया था। अपस्टार्ट क्रो माने होता है घमंडी कौवा। ठीक है। अपस्टार्ट माने होता है घमंडी और क्रो माने तो आप लोग जानते होंगे कौवा। तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी कोई रचना लिखी थी, इसका क्या नाम था? ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। ये वाला जो इससे पहले वीडियो था उसमें बताया था हमने, इसका काफ़ी लंबा नाम है ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। इसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो यानी घमंडा कौवा कह के संबोधित किया था। ठीक है। और इसके पीछे 2-3 कारण हैं। ग्रीन was accusing Shakespeare of reaching above his rank in trying to match such university educated writers such as Christopher Marlowe, Thomas Nash and Robert Greene himself, the so-called university wits। ये ऐसा था कि जो रॉबर्ट ग्रीन थे ये थोड़ा इनसे जलते थे क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने किसी बड़े जाने माने विश्वविद्यालय से शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, इन्होंने छोटे कॉलेज से प्राप्त की थी, इसको कोई नहीं जानता था। तो यूनिवर्सिटी विट्स उसको बोलते हैं जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से जिन राइटर्स ने शिक्षा प्राप्त की होती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। और विट्स माने होता है विद्वान, यूनिवर्सिटी माने कि एक बड़ी विश्वविद्यालय से। और इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें 3 लोग आते हैं, इसमें और भी लोग आते हैं, लेकिन इसमें जो 3 लोग यहाँ पे जिससे हमारा रेफरेंस है, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश एंड रॉबर्ट ग्रीन।
ये तीन लोग थे। तो जो रॉबर्ट ग्रीन का ये आरोप था कि मतलब जो शेक्सपियर हैं किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने कद से ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह साफ साफ यहाँ पता चलता है कि रॉबर्ट ग्रीन इनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से इसने पास नहीं किया है, फिर भी ये इतना प्रसिद्ध है और इसके जो नाटक हैं, इसके प्ले इतने चल रहे हैं, इसको इतनी कामयाबी कैसे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ईर्ष्या वाली बात है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ही ऑल्सो एक्यूज शेक्सपियर टू बोरो आइडियाज फ्रॉम अदर राइटर्स वर्क। ठीक है, और इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि विलियम शेक्सपियर जो भी लिखते हैं वो उनकी मौलिक रचना नहीं है, ये दूसरे राइटर्स से मतलब आइडियाज चुराते हैं, वहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने आरोप लगाया था। तो रॉबर्ट ग्रीन कुल मिला के इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, बहुत जलते थे। जो नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं, और ये लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज। जो सारी दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। और हम सब पुरुष स्त्री हम लोग एक मतलब प्लेयर्स हैं। जैसे एक नाटक चलता है, फिल्म चलती है, उसमें किरदार होते हैं, उस तरह हम लोग का है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एन एंट्रेंस। और क्या कहते हैं, जिस तरह किरदार आते हैं जाते हैं उसी तरह हम लोग का जीवन है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी एक्ट्स। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है वही आगे चल के किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, फिर वो किसी का पति बनता है, फिर वो किसी का पिता बनता है। ठीक है, उसी तरह स्त्रियां भी होती हैं, वो पहले किसी की बेटी होती हैं, फिर किसी की पत्नी बनती हैं, फिर किसी की माँ बनती हैं, किसी की बहन होती हैं। तो बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कही है, बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लें। विलियम शेक्सपियर ने ये कहाँ पे कहा है, एज यू लाइक इट में कहा है। अब आपको जो याद करने वाली बात है कि ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये वाला जो पैराग्राफ है कहाँ पे आया है, और एज यू लाइक इट में आया है, इनका प्ले है। और किसने कहा है, जेक्स ने कहा है। और किससे कहा है, ड्यूक सीनियर से कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है कि जो हमारा जीवन होता है वो किसी स्टेज की तरह होता है, जिसमें हम सबके अपने अपने किरदार हैं। ठीक है, और हम लोग आते हैं जाते हैं, इस तरह हम लोग का जीवन कट जाता है। और एक व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत से किरदार निभाता है, बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। सोल ऑफ द एज, द एप्लॉस, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। सोल ऑफ द एज, पूरे युग की आत्मा। एप्लॉस माने सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। डिलाइट, जो खुशियाँ लेकर आता है। द वंडर ऑफ आवर स्टेज, जो स्टेज पर यानी कि मंच पर जो वंडर मैजिक पैदा कर देता है, सबको आश्चर्यचकित कर देता है। तो ये लाइन किसने बोली है और किसके लिए बोली है, तो बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, सोल ऑफ द एज, पूरे युग की आत्मा। तो बेन जॉनसन ने कई बार तो इनकी बुराई की है, पर कई बार इनकी अच्छाई भी की है, कई बार तारीफ भी की है। और बेन जॉनसन जो थे विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे, यानी कि जिस एज के राइटर विलियम शेक्सपियर थे उसी एज के राइटर बेन जॉनसन थे। ठीक है, दोनों समकालीन थे, यानी एक ही समय के राइटर थे। तो एक तो ऊपर वाला हो गया, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर आवर ऑल टाइम्स नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हर डिज़ाइंस। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेन जॉनसन कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर किसी एक एज से संबंध नहीं रखता है, उसका पूरा इंग्लिश लिटरेचर जो है पूरे पर राज है उसका। ठीक है, वो सभी पर राज करता है। और बट फॉर आवर ऑल टाइम्स, और उसने जो भी लिखा है वो ऑल टाइम्स के लिखा है, युगों युगों तक उसका सब जाना जाएगा। प्लेस, उसके जो नाटक हैं वो सदैव उनका मंचन होता रहेगा, लोग उसको पढ़ते रहेंगे, सदैव जीवित रहेगा वो। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हर डिज़ाइंस। और जो ईश्वर था वो जो प्रकृति है, ईश्वर है या प्रकृति है, वो खुद भी धन्य हो गई जब उसने विलियम शेक्सपियर को बनाया। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ कर दी है। तो ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। किसके बारे में कहा है, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ये लाइन किसने कही है और किसके लिए कही है, तो ये जॉन ड्राइडन ने कहा था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में कहा था कि मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, उनके कामों की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा कौन है, शेक्सपियर, बट आई लव शेक्सपियर। मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन जब बात आएगी सबसे क्या चीज़ पसंद है, तो विलियम शेक्सपियर के जो रचनाएँ हैं वो मेरी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। ये किसने कहा था, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट पे देखते हैं। ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। विलियम शेक्सपियर किस युग से संबंध रखते हैं, एलिजाबेथन एज से संबंध रखते हैं। ठीक है,
ये हो गया। और अब देखते हैं फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो क्या था? तो फर्स्ट फोलियो के अंतर्गत इनकी कॉमेडीज़ पब्लिश हुई हैं, हिस्ट्री पब्लिश हुई है। हिस्ट्रीज का मीनिंग है हिस्टोरिकल प्लेस, और ट्रेजिडीज पब्लिश हुई हैं। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1623 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो 1623 आप लोग याद कर लें। और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने प्लेस थे? तो 36 प्लेस इसमें आए थे फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, तो दो चीज़ आप लोग को याद करनी है कि 1623 में पब्लिश हुआ था और 36 प्लेस इसमें थे, पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में। विलियम शेक्सपियर ने कुल मिला के 37 प्लेस लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखी हैं। ठीक है, शेक्सपियर्स वर्स इंक्लूड द 36 प्लेस प्रिंटेड इन द फर्स्ट फोलियो। वही बात है, 1623 में पब्लिश हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी कॉमेडीज डिड विलियम शेक्सपियर राइट, विलियम शेक्सपियर ने कितनी कॉमेडीज लिखी हैं, तो आपको क्या बताना है? 18 कॉमेडी इन्होंने लिखी है। ठीक है, कौन कौन सी कॉमेडीज हैं जो इनकी प्रमुख हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेमिंग ऑफ द श्रू, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेबर्स लॉस्ट, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बिलिन, पेरिसेल्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। ये इनकी क्या कहते हैं? कॉमेडीज़ हैं, और कुल मिला के 18 कॉमेडीज़ हैं, 18 कॉमेडीज़ हैं कुल मिलाकर। द टू नोबल किंग्समैन, ये वाला जो प्ले था, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जॉन फ्लेचर के साथ में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें कि कौन सा प्ले है जो दो लोगों ने मिलकर लिखा है। तो कौन सा था? द टू नोबल किंग्समैन। ये विलियम शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था, जो कि उनके दोस्त थे या उनके समकालीन थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की जो इनका वर्क है वो किस तरह डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई वो कौन से आधार पर किया गया है? तो कॉमेडीज़ के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। ट्रेजिडी में जहाँ पे जो मुख्य पात्र होता है वो मर जाता है, हीरो जहाँ मर जाता है, हीरो या हीरोइन, उसको ट्रेजिडी बोलते हैं। हिस्ट्रीज का यहाँ पे अर्थ है हिस्टोरिकल प्ले, जैसे हेनरी सिक्स, हेनरी फोर करके है, रिचर्ड। ठीक है, जो इस तरह के जो प्ले हैं वो हिस्टोरिकल प्ले हैं। एंड द रोमन प्ले, हाँ रोमन प्ले। ठीक है, ये हो गया। रोमन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रोमांस होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा रोमांस प्ले के रूप में यहाँ पे। तो इनका जो वर्क है वो किस किस रूप में डिवाइड किया गया है? पहले तो ट्रेजिडी आप लोग जानते होंगे, फिर कॉमेडी है, फिर रोमांस में डिवाइड किया गया है, एंड हिस्ट्रीज में डिवाइड किया गया है। द विंटर्स टेल, जो इनका विंटर्स टेल है वो किस टाइप का प्ले है? ट्रेजी कॉमेडी है, मतलब इसमें बीच बीच में स्टोरी सीरियस भी हो जाती है, फिर इसमें कॉमेडी भी आती है, लोगों को हंसी भी आती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लोग हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेजी कॉमेडी होती है उसमें थोड़ा बीच में सीरियस हो जाती है, फिर स्टोरी नॉर्मल हो जाती है, फिर सीरियस होती है, फिर नॉर्मल होती है। और अब बात करते हैं इनके लेट रोमांसेस की। तो कुल मिलाकर लेट रोमांसेस 5 हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि 4 हैं, पर कुल मिला के 5 हैं। आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लेना अपनी तरफ से। ठीक है, इसको रोमांसेस भी कह के पुकारते हैं और लेट रोमांसेस कह के भी पुकारते हैं। तो पेरिसिल्स, प्रिंस ऑफ टायर, ये पहला था इनका रोमांस। सिम्बिलिन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, द टू नोबल किंग्समैन। और रोमांस, जब बात रोमांस की आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसमें कोई ना कोई लव स्टोरी होगी। ठीक है, तो उसमें लव स्टोरी होगी हर हालत में। तो कुल मिला के 5 प्लेज हैं जो कहलाते हैं लेट रोमांसेस या रोमांसेस। तो ये हो गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे देखते हैं। शेक्सपियर रोट ट्रेजिडीज बिकॉज दे वर सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। आप लोग ये सोचते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने इतनी सारी ट्रेजिडीज लिखी हैं, तो इसका मकसद क्या था, क्यों ऐसा लिखा था? बहुत सारी इन्होंने ट्रेजिडीज लिखी हैं, ज़्यादातर इन्होंने ट्रेजिडीज लिखी हैं। तो इसका जो सबसे उद्देश्य था कि बॉक्स ऑफिस पर सफल था। बॉक्स ऑफिस का मतलब होता है टिकट खिड़की। जो हमारा बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी बॉक्स ऑफिस कह के हम पुकारते हैं, क्योंकि जब कोई टिकट खरीदता है, फिल्म देखने जाता है, तो उससे पैसा आता है। तो उस समय विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजिडीज क्यों लिखी थी? क्योंकि वो लोग देखने आते थे, उसमें फिल्में थी नहीं, तो थिएटर्स आता था, मतलब
नाटक आप लोगों ने देखा होगा, पर्दे पे जो नाटक होते हैं, एक्टर्स आते हैं, नाटक करते हैं, तो उस समय उसी के द्वारा मनोरंजन होता था। तो जब ये ट्रेजिडी लिखते थे तो वो बिक जाता था, सारी टिकटें बिक जाती थी, खूब पैसा आता था, तो काफ़ी कामयाब रहता था, इसलिए इन्होंने ट्रेजिडी लिखी है। हमारे बॉलीवुड में जो महेश भट्ट हैं, इनकी फिल्मों में हमेशा ट्रेजिडी रहती है, हमेशा हीरो को मरना ही मरना है। संजय लीला भंसाली, सारी फिल्मों में ज़्यादातर ट्रेजिडी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे कि ऐसा कुछ लिखें इसमें थोड़ा इनकम हो, पैसा आए। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ग्लोब थिएटर रीओपन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1614 में ये ओपन हुआ था, इसमें आग लग गई थी, फिर बाद में इसको फिर से इसको रिपेयर किया गया था, खोला गया था। तो 1614 में ग्लोब थिएटर वो था जहाँ पे ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर के नाटकों का मंचन होता था, परफॉर्मेंस होता था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ट्वेल्थ नाइट जो इनका जो वर्क है उसको क्या कहते हैं, और वाट यू विल। जो ट्वेल्थ नाइट को और वाट यू विल कह के भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सोनेट नंबर 1। और जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि विच वाज फर्स्ट सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर, तो आप लोग क्या बताना है, सोनेट नंबर 1, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स को मतलब नंबर दे के पुकारा है। सोनेट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि पहली सोनेट कौन थी, तो आपको क्या बताना है, सोनेट 1 ही थी, ठीक है, सोनेट 1 थी। और सोनेट 1 से लेके सोनेट नंबर 126 तक किसको समर्पित है, फेयर यूथ को समर्पित है, जिनसे विलियम शेक्सपियर प्यार करते थे, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। फेयर यूथ कह के इन्होंने पुकारा है अपने प्रेमी को, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, उसकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। ये हो गया। और क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रोक्रिएशन सोनेट्स। कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि प्रोक्रिएशन सोनेट्स किससे संबंध रखता है, तो विलियम शेक्सपियर से संबंध रखता है। प्रोक्रिएशन माने होता है बच्चे पैदा करना, संतति, वंश वृद्धि और संतान उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना, वंश वृद्धि करना। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने बच्चे पैदा करने का संदेश दिया था, माता पिता बनने का संदेश दिया था, संतान उत्पत्ति करने का संदेश दिया था। तो सोनेट नंबर 1 से लेके 17 तक की जो सोनेट्स है उसको क्या कहते हैं, प्रोक्रिएशन सोनेट्स, ठीक है। सोनेट नंबर 1 से लेके सोनेट नंबर 17 तक जो सोनेट्स हैं, इसमें इन्होंने संदेश दिया था कि हाँ शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, ये इन्होंने संदेश दिया था युवाओं को, ठीक है। और अब देखते हैं डार्क लेडी के बारे में पता करते हैं। द डार्क लेडी इज़ ए वुमेन डिस्क्राइब्ड इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 127 से लेकर 154 तक। तो विलियम शेक्सपियर किसी स्त्री से, किसी लड़की से या किसी औरत से प्यार करते थे, जैसे क्या नाम, जिसको इन्होंने डार्क लेडी कहकर संबोधित किया है। और सोनेट नंबर 127 से लेकर 154 उसकी यादों में लिखी हैं, ठीक। फेयर यूथ सोनेट्स, और फेयर यूथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, फिर से वो पढ़ लेते हैं। फेयर, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी सोनेट्स फेयर यूथ को समर्पित हैं, तो सोनेट नंबर 1 से लेके सोनेट नंबर 126 तक फेयर यूथ को समर्पित हैं। और ऐसा माना जाता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि इनके संरक्षक थे, उनसे ये प्यार करते थे विलियम शेक्सपियर, उनको इन्होंने समर्पित की है, ठीक। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि शेक्सपियर सोनेट राइमिंग स्कीम। कभी भी क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर की सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या है, तो बहुत आसान है ये, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें क्या कर, इसमें आपको बता रहे हैं पूरा, इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते थे, क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन्स होती हैं। तो पहला क्वाड्रेंट ये हो गया ए बी, दूसरा क्वाड्रेंट सी डी हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 3 इसमें क्वाड्रेंट होते थे और आखिर में एक कपलेट होता था 2 लाइन का। और ये तो विशेषता हो गई, ठीक है, बहुत आसान, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनकी सोनेट्स 14 लाइन की जो होती थी, तो उसका ये स्टाइल था, राइमिंग स्कीम थी। और द प्रॉब्लम इज यूजुअली डेवलप्ड इन द फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट्स। और विलियम शेक्सपियर जिस पॉइंट को उठाना चाहते थे, जिस मुद्दे को बताना चाहते थे, वो शुरू के 3 क्वाड्रेंट्स में बताते थे, जो भी आइडिया होता था वो बताते थे। ईच क्वाड्रेंट विद ए न्यू आइडिया ग्रोइंग आउट ऑफ द प्रीवियस वन। हर क्वाड्रेंट में ये एक नई बात बताते थे, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई है, 23 अप्रैल
1616 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और जन्म भी इनका 23 अप्रैल 1564 में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और इसके ऊपर 2 वीडियो और बनाएंगे, हम जल्दी बनाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जिस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए, जिस चैप्टर के ऊपर, जिस वर्क के ऊपर, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।